तो हेलो बच्चों, पुनः आपको स्वागत है यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर में। और पुनः हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज, जिसमें हम जैव प्रक्रम के जो उत्सर्जन चैप्टर है उसमें हम लगभग 20 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और हम पुनः अब लगभग 5-6 प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव, और 5-6 प्रश्न होंगे मतलब अति लघुत्तरीय, वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न होगा, जो कि लगभग 2017-18 या उससे पहले पूछे जाते थे। अब तो 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, तो अब आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 50% ऑब्जेक्टिव होगा, और उसके अलावा 2 नंबर का प्रश्न होगा और 5 नंबर का प्रश्न होगा। लेकिन पहले लिखने वाला भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था, तो उसके संबंध में भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि यह सेशन अच्छे से समझ में आएगा नहीं, और आप उसका उत्तर जान रहे हैं तो उसका आप जवाब बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि वह प्रश्न कौन कौन सा है, अर्थात जो एमसीक्यू है, और थोड़े हम वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रश्न को देखते हैं कौन सा प्रश्न है। देखिए, हम लोग 20 प्रश्न के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। अब ये 21वां प्रश्न क्या है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। देखिए, तो ये डायरेक्ट और डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, उत्सर्जन के बारे में, कि हमारे शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ बनते हैं उसका शरीर से जब बाहर निष्कासन करते हैं तो किस तंत्र के द्वारा होता है। तो किस तंत्र के द्वारा होता है, क्या वह पाचन तंत्र के द्वारा होता है, या परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है, या उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है, या तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। और उस तंत्र को कहते क्या है, तो बाहर निकालता है उस तंत्र को क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, उत्सर्जन तंत्र। मतलब अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया अर्थात विधि को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन विधि। और जो तंत्र के द्वारा होते हैं उसे बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन के बारे में पूछा जाए तो सिंपल भाषा में अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन होना उत्सर्जन कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न, और यह लगभग पहले सेशन में हम लोग डिस्कशन किए थे। देखिए ऐसा प्रश्न, बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, क्या रेजिन निकलता है, या टेनिन निकलता है, या लैक्टेज निकलता है, या गोंद निकलते हैं। वैसे तो हम लोग जान रहे हैं कि एक प्रश्न और बन रहा है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो रेजिन भी होते हैं, टेनिन भी होते हैं, लैक्टेज भी होते हैं, और गोंद भी होते हैं। लेकिन किस पौधे में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कौन से पौधे में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है। बबूल का अगर हम बात करते हैं तो बबूल में पाए जाते हैं गोंद। तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये किस में पाए जाते हैं, बबूल में। और थोड़े ऑप्शन का बात कर लें तो रेजिन किस में पाए जाते हैं, तो ये जो शंकुधारी पौधे होते हैं, और सबसे प्रमुखता से नाम लिया जाता है जिसका नाम है चीड़। चीड़ अर्थात चीड़ एक ऐसा पौधा पौधा है जिसके छाल का उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। टैनिन का बात करते हैं बच्चों, तो टैनिन जो उत्सर्जी पदार्थ है यह पाए जाते हैं सर्वप्रथम पुराने जाइलम में, छाल में। और ये किस में पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं चाय का पौधा, आप देखे होंगे चाय के पौधा नहीं, कॉफी का पौधा, कॉफी में, कॉफी के पौधे में ये उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। उसके अलावा सिनकोना, सिनकोना के प्लांट होते हैं, ओक के पौधे होते हैं, ओक के पौधे। तो ये एक और इसमें प्रमुख है सिनकोना। ये सिनकोना के पौधे के छाल का प्रयोग मलेरिया बीमारी के उपचार में किया था, मलेरिया। और इस छाल से निकाला जाता है कुनैन, कुनैन निकाला जाता है, और ये मलेरिया नामक बीमारी के उपचार में कुनैन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, और लैक्टेज का बात करते हैं बच्चों, तो लैक्टेज पाए जाते हैं या अर्थात दूधिए जैसा पदार्थ निकलते हैं पत्तियों से। तो आप देखे होंगे कनेर का पौधा, पीला कनेर, लाल कनेर नहीं, इसके अलावा पीपल, ये जो होते हैं इसमें भी पत्तियों से निकलते हैं लैक्टेज, थोड़ा दूधिया या रंगहीन पदार्थ निकलते हैं। तो ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, वृक्क का प्रधान कार्य क्या है। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है, और ऐसा भी प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। तो वृक्क का प्रधान कार्य क्या होते हैं, क्या प्रजनन में, क्या पाचन में,
क्या एटीपी के निर्माण में या उत्सर्जन में? तो प्रधान कार्य जो होता है किसमें होता है? उत्सर्जन में होते हैं। किसमें होते हैं? उत्सर्जन में। तो उत्सर्जन अर्थात ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन में कौन सा अंग का सहायक होते हैं? तो इसमें होते हैं वृषण, प्रमुखता से वृषण हुआ मेल में, ये होते हैं मेल में। जबकि फीमेल में बात करते हैं तो फीमेल में होते हैं अंडाशय। अंडाशय ये किसमें होते हैं? फीमेल में होते हैं। पाचन का बात करते हैं तो पाचन में सहायक क्या होते हैं? तो सभी मुख गुहा से लेकर और एनस तक, मुख गुहा से लेकर एनस तक पाचन तंत्र होते हैं। और इसमें सहायक होते हैं यकृत होते हैं, नहीं आमाशय होते हैं, अग्न्याशय होते हैं, अग्न्याशय होते हैं, बड़ी आंत छोटी आंत, तो ये सब ऑर्गेन है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी जो बनते हैं वह श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बनता है। जब शरीर में श्वसन क्रिया होते हैं तो एटीपी बनता है। कहाँ बनते हैं? तो यह बनते हैं कहाँ? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ संचित रहते हैं? क्या छाल में, कोशिकीय रिक्तियों में, पत्तियों में, या इनमें सभी? तो देखिए बच्चों, पादप अपशिष्ट जो होता है अर्थात उत्सर्जित पदार्थ का बात हो रहा है, तो ये छाल में भी संचित होते हैं, कोशिकीय रिक्तियों में भी होते हैं, पत्तियों में भी होते हैं। तो सबको दिखाने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, सभी में। ये हमारा राइट आंसर हो गया। और आप लोग भी जवाब दीजिए, बिना जवाब दिए हुए, आंसर दिए हुए काम कैसे चलेगा? कैसे आपको पता चलेगा कि हम इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, ये सही बना है? कम से कम कहीं पर कॉपी हो या कमेंट बॉक्स हो, वहां पर भी आप जवाब दीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हमारा इस इतने प्रश्न में कितना जवाब सही हुआ। तो अगला प्रश्न है, रेजिन निम्नलिखित में किस पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है? तो रेजिन निम्नलिखित में किस पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है? क्या इसमें चीड़ है, या कनेर है, या बरगद है, या इनमें से कोई नहीं? तो रेजिन जो है वो किसका उत्सर्जी पदार्थ है? तो ये उत्सर्जी पदार्थ है चीड़ का। किसका है? चीड़ का। तो चीड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कनेर का बात करते हैं तो कनेर में क्या होते हैं? लैक्टेज होते हैं, लैक्टेज होते हैं। बरगद में क्या होते हैं? तो बरगद में भी थोड़ा लैक्टेज, लैक्टेज व गोंद भी देखने को मिलता है, गोंद, गोंद। ये हमारा राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली के द्वारा जाता है? तो देखिए, गुर्दे में उत्पादित मूत्र जो होते हैं, अर्थात ये जो किडनी जो यूरिन का फॉर्मेशन किया, तो ये पहुंचते हैं किसके माध्यम से? मूत्र वाहिनी के माध्यम से। ये जो नली है इसका नाम है मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। और मूत्र वाहिनी से ये पहुंचते कहाँ है? तो ये पहुंचते हैं मूत्राशय में। अब मूत्राशय से यह बाहर जो निष्कासित होता है, इस नली का नाम है मूत्र नलिका या मूत्र मार्ग बोलते हैं, मूत्र मार्ग। बताइए, तो मूत्र अर्थात किडनी में जो मूत्र का निर्माण हुआ, मूत्र वाहिनी से कहाँ पहुंचा? मूत्राशय से। और मूत्राशय से कब निकला बाहर? अर्थात मूत्र मार्ग। तो हमारा आंसर क्या होगा? मूत्र मार्ग, मूत्र वाहिनी। तो दोनों को दिखाने वाला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? मतलब कृत्रिम वृक्क जो है अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा अर्थात डायलिसिस द्वारा पृथक करता है, कौन से पदार्थों का? और यह हम इस सेशन का जो पार्ट 1 में हम पहला प्रश्न इस यही पढ़े थे, फिर भी जान लेते हैं यहाँ पर, और जानना ही पड़ेगा। क्या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होते हैं, या बिलीरुबिन होते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन युक्त जो होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं उसका नाम क्या क्या होता है? तो वो होते हैं अमोनिया होते हैं,
अमोनिया होते हैं, नहीं, यूरिया होते हैं और यूरिक अम्ल होते हैं, यूरिक एसिड होते हैं। ये सभी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इसी पदार्थ होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे नासिका के द्वारा अर्थात फेफड़ा के माध्यम से नासिका द्वारा बाहर निकल जाते हैं। बिलीरुबिन इसकी मात्रा बढ़ जाने से व्यक्तियों में जो जॉन्डिस है यह बीमारी हो जाते हैं और यही जॉन्डिस आगे जाकर हेपेटाइटिस नामक बीमारी में परिवर्तित हो जाते हैं, जो एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है, वायरस से होने वाला रोग। देखिए अब अगले प्रश्न जो है, अगले प्रश्न अब देखिए अति लघुतरीय वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन, और ये लगभग 2017-18 से पहले प्रश्न पूछा जाता था, कोरोना काल से पहले। अब इसके संबंध में मात्र हमें एक वाक्य में या एक शब्द में आंसर देना होता है, यही होता है। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव जो है इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, केवल इसमें आपको रिकॉल करके लिखना है कि ब्रिक किस तंत्र का भाग है, बताइए। ऐसे प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं, क्या इसका उत्तर आप दे सकते हैं? उम्मीद है कि आप लोग दे सकते हैं। तो देखिए ब्रिक किस तंत्र का एक भाग है, तो ब्रिक हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रिक उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। इस प्रकार से आंसर जो होगा स्टैंडर्ड आंसर इस प्रकार से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रिक उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र का भाग है। बस हो गया, यही आंसर हो गया, इतना ही लिखना है। इस प्रकार का पहले प्रश्न पूछा जाता था। अगला प्रश्न, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? देखिए ये भी प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं, इसका भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसका उत्तर जो होगा क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन या ब्रिक नलिका कहते हैं, या ब्रिक नलिका कहते हैं। एक लाइन इसमें और ऐड कर सकते हैं कि प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ये 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नेफ्रॉन से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में अगर पूछा जाए तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन या ब्रिक नलिका कहते हैं। प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो ये आपसे 2 नंबर में प्रश्न भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में। नेफ्रॉन से आप क्या समझते हैं, या नेफ्रॉन किसे कहते हैं, नेफ्रॉन क्या है। ये आपसे अगर 2 नंबर में प्रश्न पूछे तो इस प्रकार से आप जवाब लिख सकते हैं कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं या ब्रिक नलिका कहते हैं। प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ब्रिक कौन सा कार्य करता है, क्या करता है? ब्रिक का मुख्य कार्य क्या है? मूत्र निर्माण करना। ब्रिक का प्रमुख कार्य है मूत्र निर्माण करना। तो मनुष्य में ब्रिक कौन सा कार्य करता है, तो हम लिख सकते हैं मनुष्य में ब्रिक मूत्र निर्माण में सहायक होते हैं। बस इतना ही लिखना है, और इसके साथ साथ लिख सकते हैं वह रक्त का शुद्धिकरण
परिष्करण करता है। बस हो गया। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता था पहले। पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव में, तो बस इसे लिखना है। तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं, बताइए। तो पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होते हैं, कहाँ संचित होते हैं बताइए। तो पौधों में जो टैनिन नामक पदार्थ होते हैं कहाँ संचित होते हैं, पुराने जाइलम में एवं छाल में। तो मैं इस प्रकार से इसका भी आंसर लिखेंगे, पौधों में टैनिन नामक उत्सर्जी पदार्थ पुराने जाइलम व छाल में संचित होते हैं या संचित रहता है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से प्रश्न पहले पूछा जाता था। अब इसी को ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है। ऑप्शन दे देगा आपको, पत्तियों में, इसके अलावा पुराने जाइलम में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कहाँ होगा, पुराने जाइलम रहे या छाल रहे, वहां संचित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, और ये इसके बाद तो हमारा ये लास्ट प्रश्न है कि मानव में दो उत्सर्जी पदार्थ का नाम लिखें। ये थोड़ा नया है और इसका जवाब तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। ये देखिए 2017 के एनुअल एग्जाम के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि मानव में दो उत्सर्जी पदार्थ का नाम लिखना है। तो देखिए, मानव में दो उत्सर्जी पदार्थ निम्न है। तो पहला हम लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यह उत्सर्जी पदार्थ है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड CO2। और दूसरा क्या होगा, यूरिया NH2CO NH2। ये दो है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हमारे सेशन का लास्ट प्रश्न था। तो आप, उम्मीद है कि यह उत्सर्जन जो चैप्टर है अर्थात जैव प्रक्रम का जो हिस्सा है उत्सर्जन, इसमें 2 क्लास में लगभग हम 27 प्रश्न और ये 5 लगभग हम 32 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किए हैं और इसी के इर्द गिर्द प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप इसको मल्टी टाइम रिवीजन करते हैं तो उत्सर्जन चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पुनः हम मिलते हैं अगले सेशन में नए क्लास के साथ, और तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, भरपूर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि नंबर लाना है तो पढ़ना पड़ेगा और आपको 99 नंबर लाना है तो और बेहतर रिवीजन करना होगा। और आता है साइंस में 100 में 100 आते हैं, 99 आते हैं, लेकिन लक्ष्य को बड़ा रखिए। लक्ष्य बड़ा रखने पर ही आते हैं उसके परिणाम, रिजल्ट भी आते हैं। तो 90 प्लस नंबर लाना है, 90 प्लस 99 लाना है तो मल्टी टाइम रिवीजन कीजिए। चलिए पुनः अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।